उसको खोलिए, वैसे कैमरे को आप लोग बंद कर देना, क्योंकि उसको आप लोगों के मीठे मीठे बढ़िया स्मार्ट वाला चेहरा जब देखता हूं तो फिर मजा आता है ना पढ़ाने में भी। ये रहा। हाँ, तो आप लोग कृपया, हाँ सभी लोग अपने अपने चेहरे को छुपाइए मत, दिखाइए। हाँ जी। पंडित जी कहीं प्रेम ना हो जाए आपसे। हाँ जी। चलिए दिलीप जी, हम बाद में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है। अच्छा। तो हम बात कर रहे थे कि किसी के इंडेक्स फिंगर से वायु दिखेगा, ये लिखने वाला, ये कीटान करने वाला, ये गारंटी देने वाला कोई नहीं है। लेकिन शास्त्रेण संप्रदायेन, किसी गुरु, मेरे गुरु ने मुझे बताया और मैं भी आपको वही बता रहा हूं। मेरे गुरु के बताने वाली बातों के ऊपर मुझे इतना यकीन हुआ कि मेरे को वो चीजें दिखती है, जैसे स्मशान घाट में भूत दिखता है, बेटा उधर मत जाना। अब आप में से किसी ने देखा है कि स्मशान घाट में भूत दिखता है? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। किसी ने देखा हो तो कृपया मैसेज में लिख दे। लेकिन वो कोशिश तो बहुत करी सर, लेकिन मिले नहीं आज तक भी। कहते हैं भाई, स्मशान घाट के सामने से गुजरते वक्त सब लोग डरते हैं, अरे हे भगवान कोई भूत ना मेरे को पकड़ ले। अब वो भूत वहां रहता है नहीं रहता है, ये एक चर्चा का विषय है। वो पकड़ता भी है या नहीं, किसी को आज तक पकड़ा हो मुझे तो नहीं पता चल पाया। लेकिन फिर भी जब हम स्मशान घाट की ओर से गुजरते हैं तो हमें एक प्रकार का भय होता है। रात के समय में एकांत हो, कोई आसपास में ना हो, कोई लाइट भी ना हो और सामने स्मशान घाट है, तो हमें भय होता है। वो भय होने का मुख्य कारण है कि हमारे दिमाग में, हमारे दिल दिमाग में ऐसा बसाया गया है, और वो चीजें हमारे मन के माध्यम से हमेशा हमें बताती रहती है कि हाँ यहाँ स्मशान घाट में भूत रहता है। ऐसे ही ये हमारे इंडेक्स फिंगर में वायु स्पाइक होती है, वायु का प्रभाव वहां दिखता है। ये बताने वाला सिर्फ हमारे गुरु है, जिन्होंने हमें बताया, और निरंतर अभ्यास करने से वो चीजें हमें दिखती भी है। वायु की जो विषय, जो कुछ स्पेसिफिक गुण जो जिसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम, वो चीजें हमें हमारे इंडेक्स फिंगर में दिखता है। तो बड़ी अचम्भा की बात है। इसके ऊपर कोई खोज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये दिख रहा है। ये दिखने का मतलब ही है कि हमें हमें ये संप्रदाय ना, हमारे गुरु ने हमें बताया, अभ्यास स्वरूप क्या हुआ, करते करते मुझे वो चीजें समझ में आने लगी। ये अभ्यास स्वरूप हो रहा है। तो इसीलिए अगर, हाँ जी, अगर आपको कोई कहे कि भाई नाड़ी परीक्षण का गारंटी क्या है, इसीलिए कृपया, ये ऑडियो किसका है, ये ऑडियो किसका है? दिवाकर वर्मा जी, कृपया आप बंद करिए। तो आपको अगर कोई पूछे कि भाई जो आप नाड़ी देख रहे हो कि इसका प्रमाण क्या है कि वायु यहीं पर मिलेगा, तो आपने यही कहना है कि नहीं, कोई प्रमाण तो नहीं है, ये संप्रदाय ना, हमारे गुरु ने हमें सिखाया था। और स्वानुभवेन च, स्वानुभवेन मतलब स्व माने खुद से, और अनुभवेन यानी अनुभव से। समझ में आया? यह जो चीज है वो मेरे खुद के अनुभव से मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे इंडेक्स फिंगर के नीचे मुझे वात वात के गुण, वात के विविध जो कर्म है वो मुझे दिख रहा है। मिडिल फिंगर के नीचे मुझे पित्त के गुण और उसके विविध कर्म मुझे समझ में आ रही है, और मेरे रिंग फिंगर के नीचे कफ के जो विविध जो गुण है वो मुझे समझ में आ रहा है। ये ऐसा शायद हो रहा है कि कफ यहीं दिखे, नहीं, ये स्वानुभवेन च, संप्रदायेन च, शास्त्रेण च, कुछ शास्त्रकार ने जरूर लिखा है, लेकिन संप्रदायन अपने गुरु शिष्य परंपरा से भी आया, और मैंने खुद से इसको अभ्यास किया। इसलिए नाड़ी परीक्षण एक सतत अभ्यास का विषय है। निरंतर अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो वह इच्छित जो चीजें जिसको हम देखना चाहते हैं उसे हम जरूर समझ सकते हैं। वहां पर नाड़ी देखने के लिए जब आपके सामने कोई जो रोगी आए, तो उस रोगी जब वो आता है, उसके उंगली उसके उस रेडियल आर्टरीज में जब आप उंगली अपने रखेंगे, तो उससे पहले आपने कुछ चीजें जरूर नोट करना है। पहले नंबर में
कि अगर रोगी भोजन करने के तुरंत बाद अथवा 2 घंटे तक 2 घंटे तक अगर रोगी आपके पास आता है, तो समझ लो कि इस वक़्त नाड़ी नहीं देखना चाहिए। अब लकीर के फ़कीर नहीं, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, तो उसके भोजन हमारे सबसे पहले आमाशय में जाएगा। आमाशय यानी हमारी क्या है? स्टमक। स्टमक में जब भोजन जाएगा, तो समथिंग किसी का कम, किसी का ज़्यादा 2 या ढाई घंटे तक वहाँ पर क्लेदक कफ के संयोग से अन्न का क्लेदन होगा। उस क्लेदन होने की क्लेदन यानी उस अन्न को क्लेदक कफ मूर्छित कर देता है, मारने का काम करता है, ताकि बगल में जो जाठराग्नि है, वो जाठराग्नि वहाँ जाकर के उसको डाइजेस्ट करे, वहाँ प्रथम पाक करने की व्यवहार करे और वहाँ से प्रथम मधुर विपाक निकलता है। इसीलिए भोजन करने के ढाई घंटे तक हमें बड़ा आलस्य आता है। मधुर जो गुण होता है वो हमारे शरीर में कफ को बढ़ाता है और जो कफ है वो आलस्य को देता है। तो पहले भोजन करने से ढाई घंटे तक जो आलस्य आता है, उन दौरान में हमें नाड़ी नहीं देखनी चाहिए। समझ में आया? दूसरी बात, जो अभी भूख अभी खा के आया उसका भी नहीं देखना, और बहुत अधिक भूख और प्यास से व्याकुल है अगर कोई, तो उसके भी नाड़ी देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नाड़ी में चंचलता वायु के दिखेगा, क्योंकि आकाश आकाश गुण उसके पेट में रहेगा। और पित्त की जो रुक्ष गुण है, क्योंकि जैसे माना जाता है कि पित्त में उष्ण और द्रव, ये दो गुण होते हैं पित्त में। क्या क्या होते हैं? पित्त में उष्ण यानी गर्म, द्रव यानी चिकना पदार्थ, तरल पदार्थ जैसा, ये दो गुण होते हैं। माना जाता है कि 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में जो अन्न सेवन करता है, उसके उस अन्न को पचाने के लिए पित्त का दोनों ही जो गुण है, द्रव और उष्ण, विद्यमान रहते हैं और उस वक्त खाया हुआ भोजन सही तरीका से डाइजेस्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे 11 से उदर अंतराल बढ़ेगा, वैसे वैसे पित्त का जो द्रव गुण है। श्रीमान जी, हाँ जी। बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा सर। ये रिकॉर्डिंग की मैं आपको रिमाइंड करवा रहा था, रिकॉर्डिंग लगा देते। सब कुछ रिकॉर्डिंग है, अभी हो रहा है जी। सॉरी धन्यवाद सॉरी। जी, आपने याद दिलाया, थोड़ा जल्दी करिए। अच्छी बात है। आप लोग आते वक्त पहले ही मुझे आप लोग मैसेज कर देना, सर आप रिकॉर्ड भी कर देना। मैंने हालांकि किया हुआ है। चलिए, तो अन्न जो है, जब आप 10 बजे भोजन करते हो 11 बजे के बीच में, तो वो अन्न में उस पित्त में क्या होता है, द्रव और उष्ण दोनों ही होता है। 11 बजे के बाद अंतराल जितना बढ़ता रहेगा, 2:30 बजे रोटी खाने की आदत होगी, तो वो उस रोटी को पचाने के लिए पित्त तो आएगा, लेकिन उस समय उस पित्त में क्या नहीं होगा? शीतल जी बताइए, क्या नहीं होगा? उसमें द्रव गुण नहीं होगा। द्रव गुण जो कफ के कफ का कफ वर्गीय भी है, कफ में भी द्रव गुण है ना, कफ में भी द्रव गुण है। पित्त कफ के साथ यारी तब बनाता है जब पित्त का द्रव गुण और कफ का स्निग्ध गुण दोनों मिलते हैं, तो इन दोनों का संयोग होता है। कफ में स्निग्ध गुण है, पित्त में द्रव गुण है, इन दोनों का दोस्ती है। इसके वजह से शरीर में पित्त और कफ सम व्यवहार में होते हैं। वायु और पित्त में लघु गुण जो है, वो वायु में भी लघु गुण होता है और पित्त में भी लघु गुण होता है। तो इन दोनों गुणों के कारण से वायु और पित्त शरीर में सम अवस्था में रहते हैं। तो भोजन करने के कम से कम 2.5 घंटे तक हमें नाड़ी को नहीं देखना है। भूख और प्यास से आतुर व्यक्ति के नाड़ी नहीं देखना है, क्योंकि भूख और प्यास से आतुर बंदा 2 ढाई बजे के बाद होता है। उस समय पित्त का द्रव गुण नहीं रहता, सिर्फ उष्ण गुण रहता है, और वह जो उष्ण गुण है वो कफ के स्निग्ध गुण को खत्म कर रहा होता है, और वह जो स्निग्ध गुण है वो शरीर में बल प्रदान करने वाला होता है। कफ शरीर में बल देने वाला है, पित्त शरीर में ऊर्जा देने वाला है, और वायु शरीर में गति देने वाला है।
जैसे जैसे ऊर्जा का विकास होगा वैसे वैसे बल क्षीण होगा। जैसे जैसे पित्त का रुक्ष गुण बढ़ेगा, पित्त का उष्ण गुण बढ़ेगा, वैसे वैसे बल देने वाला कफ का जो स्निग्ध यानी चिकना जो गुण है वो नष्ट होना शुरू करेगा। इसीलिए 12 बजने के बाद भोजन कभी भी नहीं करनी चाहिए। ज्यादा भूख लगे तो पानी नहीं पीना है, ज्यादा प्यास लगे तो भोजन नहीं करना है। भूख लगने पर रोटी खाना है, प्यास लगने पर पानी। तो ऐसे व्याकुल व्यक्ति अगर आपके पास आता है जो भूख और प्यास से परेशान है, तो उसके नाड़ी परीक्षण नहीं करना है। दूसरी बात, कोई आदमी आचार्य क्रोधात जी, हाँ जी। आचार्य जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक गुण बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। हाँ, होता है ना जी, क्यों नहीं होता? देखो, हमारे कफ शरीर में अगर पित्त बढ़ा तो कम कम हो। हाँ, क्या बात है! समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एक दोष जब देखो, हमारे शरीर में क्या होता है कभी-कभी दूसरों को कम भी करता है, दूसरों को बढ़ाता भी है। देखो, शरीर में जब कफ बढ़ता है तो तमोगुण बढ़ता जाता है। जब तमोगुण बढ़ेगा तो सत्वगुण अपने आप कम होगा। सत्वगुण पित्त में होता है, रजोगुण वात में होता है और तमोगुण कफ में होता है। इस गुण के हिसाब से चलो ना, सत्व गुण जैसे जैसे बढ़ेगा तो तमोगुण वैसे वैसे कम होता है। समझ में आया? कफ जैसे जैसे बढ़ेगा पित्त अपने आप कम होता हुआ जाएगा। इसीलिए अभी यहाँ पर सवाल आएगा, यहाँ पर कुछ बातें आएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो हमारी बात थी कि अधिक भूख और प्यास लगने पर व्यक्ति को नाड़ी नहीं देखना चाहिए, उसका कारण भी मैंने आपको बताया। अब एक बात यहाँ लिखा है चौथे नंबर में, क्रोधातुर। क्रोध से व्याकुल आदमी आपके पास, पति और पत्नी दोनों आए थे और रास्ते में पता नहीं कुछ खटपट हो गई, झगड़ा करते हुए आए। ले दनादन दे दनादन, दोनों धक्के मुक्की होते हुए आए। पत्नी को ये बोले, पति वो बोले, दोनों में मारपीट शुरू हो गई। आप कहो कि नहीं कोई बात नहीं भैया, ठंडे हो जाओ, आओ मैं नाड़ी चेक करूंगा। तो ये गलती हमें नहीं करना है। तो जो क्रोधातुर जो व्यक्ति होता है, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमात बुद्धिर्नाशो, बुद्धिर्नाशो विनश्यते। तो यह जो गति, जो ये क्रियाएं हैं, क्रोध से हमारे जो शरीर में जो मन की जो अंतर क्रियाएं हैं उसको वो क्षुब्ध कर देता है, और वो हो क्रिया आपके उस व्यक्ति के नाड़ी में उसका प्रभाव होगा। और ये चीजें आपको फिर क्या है, उस व्यक्ति के शरीर में जो जो वास्तविक दोष को लेकर के आपके सामने आया है वो उसको छुपा देगा, उसको वो ढका देगा। और जो है, एक चीज ध्यान देना, एक चीज हमेशा ध्यान देना कि नाड़ी परीक्षण में आपके सामने वो व्यक्ति आया है, जब वो आया है, जब भी कभी आएगा, वो उस वक्त के गति को वो बताएगा। भूखा है तो भूख के बारे में बताएगा, प्यासा है प्यास के बारे में बताएगा। इसीलिए स्थिर होकर के अगर वो आएगा तो उसके अच्छे और बुरे बुरे जो व्याधि है उसको बताने वाला उसका नाड़ी होगा। अगर भूखा है तो भूख को बताएगा, फिर उसके नाड़ी भूख को ही बताने वाला होगा, दोषों को नहीं बताएगा। फिर आप कहोगे यार ये तो मजा नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। इसीलिए भूखे आदमी को नहीं देखना है, प्यास से युक्त आदमी को नहीं देखना है, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं देखना, क्रोधातुर आदमी को नहीं देखना। अब शराबी है तब तो फिर तो नमस्कार कर लो भैया, दूर हो जाओ, मुंह से बास आ रही है। व्यायाम से थका हुआ आदमी अभी अभी एक्सरसाइज करके आया है तो भी नहीं देखना है। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपको देखना नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? किस किस को समझ में आई ये सारी चीजें? आगे आप सब लोगों को आगे बढ़ू मैं हाँ यहाँ से। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ जी। आप देखो, आपके सामने रोगी आया। रोगी आने के बाद ये सारी जो क्रियाएं हैं उसको भी आपने देखा, महसूस किया। उसके बाद अब आप उसके स्किन को टच करने के लिए अब जरा मेरे साथ आप देखिए, जरा यहाँ पर करिए, आप लोग भी मेरे साथ प्रयास करिए। यहाँ पर ये देखिए, जो रेडियल आर्टरीज कल भी हमने बात किया था, यहाँ एक हड्डी है, इस हड्डी के सामने स्लाइड करिए। ऐसे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नाड़ी दिखेगा, एक नाड़ी दिखेगा। वहां पर आपने अपना तर्जनी उंगली को रखना है, यानी इंडेक्स फिंगर को। उसके बीच में आपने पित्त वाले मिडिल फिंगर को, और उसके बगल में आपने रिंग फिंगर को। ये आपने कफ पित्त वात को समझने के लिए सजा लिया यहाँ पर।
बहुत अच्छी बात है। आशु आशु गौतम जी आ गए। 36 लोग आज, कल हाँ 34 जी लोग थे। अच्छी बात है। कुमार पाल जी, शीतल जी, आप अच्छी तरह से इसको समझ लेना। किसी का मैसेज आया, हाथ को बीच में दिखाइए। ये देखिए जरा, ये हाथ हो गया, इसको मैं बीच में दिखा रहा हूं, आसानी से इसको समझ लीजिएगा। अच्छा, ठीक है भाई साहब, मैं दिखा रहा हूं, नहीं दिख रहा, अच्छी बात है, आप लोग ना मैसेज करिए। ये देखिए जरा, ये थंब है। ये एक गुरुजी, एक ऐसे भी है, अगर किसी ने बड़ी देखनी है ना गुरुजी की फोटो, तो अपने पॉइंट में जाकर आप उसको बड़ा कर लीजिए, फिर आपको सिर्फ गुरुजी दिखेंगे और पूरी पिक्चर दिखेगी गुरुजी की। एक अरे सेकंड, फुल अब स्क्रीन, यहाँ पर फुल दिखाई स्क्रीन दिया कर आपको? दो भैया। हाँ, वहां पर मेरे पिक्चर में अगर वो जहां पर वो पिन का ऑप्शन है उसमें क्लिक करिएगा तो सब कुछ बड़ा दिखाई देगा। मैं दिखाई दूंगा फिर हाँ आप लोगों को। शीतल जी कुछ कह रहे, चलिए ये देखिए जरा, अब मैं अपने आप को बहुत बड़ा देख रहा हूं यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ पर बड़ा वाला उंगली है, अंगुष्ठा, इस अंगुष्ठा मूल मध्य पश्चिम वाम भागम, यहां से थोड़ा सा आगे यहाँ पर एक गांठ है, इस गांठ से थोड़ा सा आगे स्लाइड करिए। ये तो आप सभी को गुरुजी, पता होनी चाहिए भाई साहब। हाँ हाँ, थोड़ा सा इधर अपने चेहरे की तरफ लाइए ना हाथ। जी 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 जी, बस बस। चलो मैं यहाँ इसको करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो उंगली है, इस उंगली के नीचे आप जाइए, यहाँ पर एक गांठ है, इस गांठ से थोड़ा सा आगे आप स्लाइड करिए। हो गया? अरे भाई, अरे दिलीप कुमार जी, आप कैसे गलत गलत कर रहे हो? ऐसे करके देखना है आपका राइट हैंड, और राइट हैंड में लेफ्ट हैंड से रखना है, लेफ्ट हैंड ऐसे करके ग्रिप बनाना है, ग्रिप ऐसे बनाना है। ये देखिए जरा, ऐसे ग्रिप बनाइए, ऐसे ग्रिप बनाइए, यहां ऐसे करके पकड़ना है। ठीक है। उसके बाद इस उंगली को यहां ऐसे रख के, ऐसे रख के, यहां पर इसके नीचे, यहां पर जो रेडियल आर्टरीज है, यहां पर इस उंगली को इस तरह से रखना है। ये देखिए जरा, यहां पर इसको सजाइए, नाखून से उस स्किन में वहां स्पर्श होनी चाहिए, नाखून। किस तरह से आप इसको रखेंगे? नीचे देखिए जरा, कैसे भी आप इसको सजाइए। कौन कर सकता है, कौन कर पा रहे, दिखाइए जरा, करके दिखाइए। मेरा सर यहाँ पर, हेलो, हाँ जी, आचार्य जी, जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सर कल भी मेरा एक क्वेश्चन यही था कि हम तो अपना बायां हाथ या दायां हाथ करके नाड़ी चेक कर सकते हैं, दाएं से बाएं हाथ में और बाएं हाथ से दाएं हाथ में, लेकिन जो हमें पेशेंट का देखना है, तो जैसे डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर होते हैं, वो अब नाड़ी चेक करते हैं टेम्परेचर के लिए, हाँ, ठीक है। हमें नाड़ी ऐसे ही देखनी है पेशेंट की, हमें उसके, हमारा मुंह उसकी मुंह की तरफ होना चाहिए, तो हम उसका राइट हैंड पकड़ेंगे। देखिए आपके सामने पेशेंट है, अगर जेंट्स आए तो ये वाला हाथ, लेडीज आए तो ये वाला हाथ, लेडीज है तो लेफ्ट, जेंट्स है तो नहीं राइट। नहीं 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 सर, सर मैंने कल भी कहा था आपसे कि डेमो दीजिए, कोई बच्चा हो, कोई गेटकीपर हो, कोई स्वीपर हो, कोई आपके पास पास में कोई तो होगा, जरा उसका डेमो दीजिए कि पल्स कैसे चेक करनी है। इधर ठीक है, पल्स ठीक है, ऐसे आ चेक रहे करनी आ है रहे, जैसे यहाँ पर मैं डॉक्टर दिखा रहा हूँ आपको, टेम्परेचर चेक डेमो दिखा करता रहा हूँ है। यहाँ पर, इधर ये देखिए, मैं यहाँ पर डेमो दिखाता हूँ। जैसे ये लेडीज है, लेडीज के लिए हमें उसके लेफ्ट हैंड इसको ऐसे करके पकड़ना है। ये देखिए जरा, पकड़ने का तरीका है, ऐसे करना है, ऐसे करके इसको पकड़ना है। ये ध्यान देना, ये जो है इसको ज्यादा ऊपर तक ले जाओगे तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा यहाँ पर, इसीलिए उनको बोल देना कि इसको खोले। अगर ये मूली वगैरह बंधा हुआ है तो खोलने की व्यवस्था हो सके तो खोल देना। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर ऐसे करके पहले थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा कर लेना, थोड़ा सा, कल हमने बात किया था ना, इसको ब्लड सर्कुलेट करने के लिए यहाँ पर हमें इस तरह से प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ ऐसे करके पकड़ना है, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे करके मोड़ना है। उसके बाद देखिए आराम से, ये आपका इंडेक्स फिंगर वायु के लिए, मिडल फिंगर रिंग फिंगर, सिंपल हो गया। ये लेडीज है,
समझ में आया? आप लोग कर पा रहे हैं? देखिए जरा, ये है ऐसे करके मोड़ना है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके थप थप करके मारना है। उसके बाद ये आपका इंडेक्स फिंगर को यहाँ ऐसे करके रखना है। देखिए जरा, ये नाखून या टच होनी चाहिए। ये जो है, ये देखिए, ये जो थंब है, ये जो मोटा वाला अंगूठा है, इसके नीचे जाइए, यहाँ पर एक गांठ दिखेगा आपको। इस गांठ के, अब लेडीज के यहाँ पर गांठ से थोड़ा सा इधर है ना, पश्चिम भाग में, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कहाँ पर नाड़ी है, आपको ये ध्यान देना है। पकड़ते वक्त ये हिलना नहीं चाहिए, है ना। इनको बोलना है रोगी को कि एक हाथ यहाँ ऐसे करके पकड़ ले, ताकि ये एकदम अच्छी तरह से रिलीज हो जाएगा। ये हाथ एकदम हल्का, ये हिलना नहीं चाहिए। अगर ये हिलेगा तो फिर क्या होगा, आपका दिमाग हिल जाएगा। उसके बाद ऐसे करके पकड़ना है। देखिए जरा, ऐसे कैसे पकड़ रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं पकड़ना, ऐसे करके पकड़ा। उसके बाद यहां से, यहाँ एक गांठ है, इस गांठ के पश्चिम भाग में थोड़ा सा आपने क्या करना है, अपने 3 उंगली को लगाना है, और ध्यान से करना, अपने आप करते रहिए आप लोग। ऐसे करके रखना है 3 उंगली को, और ऐसे ऐसे करके हिलाना है, आगे पीछे आगे पीछे। आप लोग देख पा रहे हैं इस उंगली को? ये देखिए जरा, नाखून उंगली रखने का बहुत बेहतरीन तरीका है ये। ऐसे करना है, यह जो नाखून है बिल्कुल नीचे स्पर्श होनी चाहिए। ये नीचे वाला जो है उंगली, आप देख पा रहे हैं कैसे ये ग्रिप बन रहा है यहाँ पर, ये मैं कैसे पकड़ रहा हूँ ग्रिप। उसके बाद ये थोड़ा सा, ये ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपने 3 उंगली को पहले ऐसा करके ठोकिए यहाँ पर। कल परसों कहाँ गए थे आप? अब कितने बजे? आशु गौतम जी, बंद करिए आप। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये किया। अब उसके बाद आपने 1 2 1 2 सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, बार बार इसको दबाना है, बार बार छोड़ना है। और दबाते छोड़ते हुए एक ही चीज हमें ये ध्यान देना है, इसकी जो नाड़ी की जो साइज है वो कितना बड़ा है। नाड़ी की साइज कितना बड़ा है, 4 mm के साइज है ना, तो वो कैसा है उसको देखना है। वो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा है, उसके ऊपर भी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आज हमने बस इसको ग्रिप, यहाँ पकड़ने की विधि को सीखना है। इस तरह से पकड़ा, बहुत तेज से भी नहीं पकड़ना, हल्का सा, इस उंगली को भी हल्का पकड़ना है, इस उंगली को भी हल्का पकड़ना है। अब ये देखिए जरा, ये जो है ना, नाखून अपना सही बैलेंस में नाखून टच हो, और हमारी उंगली के जो ऊपर वाली जो सेंसर है उसके हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपने उंगली को रखा। उसके बाद जन्म प्रकृति तक, नीचे तक चले गए। पॉइंट भी दिखाइए, हे भगवान, अब पॉइंट कैसे दिखाऊं ये देखिए जरा, ये पॉइंट, ये देखिए यहां से, ये देखिए यहां पर आपने देखना है, यहां पर ब्लड सर्कुलेशन होगा, यहां पर पल्सेशन आपको दिखाई देगा ना। ये जो है यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है। ये जो मणि बंध है, ये रेखा है ना, ये देखिए यहाँ पर रेखा है, ये रेखा के जस्ट आमने सामने आपने उंगली लगाना है। ये ठीक है। नाखून बरोबर 3 उंगली बरोबर साथ में जानी चाहिए, बरोबर साथ में जानी चाहिए 3 उंगली। उसके बाद देखिए इसके उंगली में मुझे, हाँ जी, फिर मैंने क्या किया, नीचे तक दबाया, एकदम नीचे तक गया। फिर उसके बाद धीरे 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 धीरे, नाड़ी देखने का यही बेहतर तरीका है। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 उंगली को बरोबर करके नीचे तक हमने समृद्धि श्रिया जी, आप मर्म वाला पॉइंट, अभी मर्मों की क्लास नहीं है, नाड़ी का है। बस आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो आगे आप कैसे बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, ये 3 उंगली को आपने यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर आपने जोर से दबाना है। तब तक दबाना है जब तक आपको वहां पल्सेशन ना लगे। अगर पल्सेशन ना दिखे तो थोड़ा सा ऐसे करके प्रेस करना है, ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पर भी आप ये चीज, यहाँ आप जब देखोगे ना यहाँ पर, तो पल्सेशन यहाँ पर भी आपको, नाड़ी यहाँ पर भी दिखेगा आपको नाड़ी यहाँ दिखेगा, यहाँ पर भी लगता हुआ दिखेगा इस जगह में, यहाँ पर भी आपको नाड़ी लगता हुआ दिखेगा इस जगह में, यहाँ पर भी रोगी के यहाँ पर ऐसे करके पकड़ना। जो यहाँ पर जो दिख रहा है वो, अच्छा
जो यहाँ पर जो दिख रही है ना, वो यहाँ पर भी आपको दिखेगा इस जगह में, यहाँ पर भी देख लेना आगे पीछे करके कहीं कहाँ पर वो नस इसका जा रहा है, वो यहाँ पर भी पुट 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 करके लगेगा और वो उस रिदम को आपने देखना है, उस रिदम को आपने अच्छा, देखना ये है। मैंने सुबह ठीक है जी, तो दबाया उठाया, दबाया उठाया, भाई ये करना है, नीचे दबाना है जोर से, फिर धीरे धीरे करके ऊपर उठाना है। चलिए हो गया, ठीक है जी। ऐसे ही पुरुष के लिए राइट हैंड में गुरुजी कितनी देर तक उठाना दबाना है? बस वो आप अभ्यास करिए, वो आपके ऊपर है। एकदम धीरे 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 नीचे जाना है, जन्म प्रकृति तक एकदम धीरे तक, यानी कि उस 4 mm के जो नाड़ी है, जो नाड़ी है जहाँ से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, उसको हमें नीचे दबाना है, आंख बंद करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इसे ना नाड़ी परीक्षण को हम आत्मज्ञान बोलते हैं। आत्मज्ञान यानी ये आत्मा का विषय है, ये आत्मा उस चीज को समझने के लिए प्रयास करती है। इसीलिए बाहरी जो चेतना है उसको बंद करना है, आंखों को बंद करना है, इंद्रियों को बंद करना है और आत्मा को खुला छोड़ना है। 4 mm के ही बस वो नाड़ी है। आपने अपनी 3 उंगली को हमेशा एकदम बरोबर रखना है, प्रयास करना, आगे पीछे हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पहले तो ये अभ्यास रखिए, ऐसा करिए पहले उंगली में, है ना। कोई रोगी आए पहले उंगली सीधा अपना करो और उसके बाद इसको यहाँ पर रखिए, बरोबर बरोबर हो गया, टच हो गया बरोबर। अब उसके बाद उसके उंगली में, उसके हाथ में इसको लेके जाना है। तो सबसे पहले ये वाला जो उंगली है ये वायु का है, ये बीच वाला मिडिल फिंगर का पित्त का है, ये कफ का है। समझ में आया आप लोगों को? वात स्पाइक होगा, यहाँ पित्त स्पाइक होगा, यहाँ कफ स्पाइक होगा। नाड़ी के माध्यम से हम वायु, पित्त और कफ के जो 5 जो ब्रांचेज है, जो वेद है, उसको हम जानेंगे। उसके बाद हम धातुओं को जानेंगे, फिर हम उसके बाद ऑर्गन पल्स को जानेंगे। अभी तो आप लोग बस ये प्रैक्टिस करिए, ये प्रयास करिए कि वो जो नाड़ी है आप लोगों को सही सही लग रहा है कि नहीं। ऐसा करिए, 3 उंगली को आप दबाइए, ऐसा करिए। देखिए यहाँ पर ये नाखून को देखिए जरा, यहाँ पर ध्यान से नाखून देखना है। दिख रहा है आप लोगों को मेरा? ये इस तरह से स्किन में लगाना है, उसके बाद दबाना है, जोर से दबाइए। जब आप उसको दबाओगे तो देखिए जरा मैं कैसे इसको दबा रहा हूं, ऐसे करके सीधा नहीं दबाना है, ऐसे करके नहीं जाना है, ऐसे करके हल्का सा, उसके बाद ऐसे करके ये इसमें इस पॉइंट में टच होनी चाहिए। नीचे तक दबाएं, पूरा स्पाइक बंद हो गया। अब हृदय से जो हमारे हार्ट से जो ब्लड सर्कुलेशन होकर के आ रहा है वो इधर से आ रहा है। हार्ट से आपके उंगली में पहली बार जब वो टच होगा ना सर्कुलेशन, वो इस कोने में होगा। कहाँ होगा? आपके रिंग फिंगर के प्रॉक्सिमल कर्वेचर में होगा। ये प्रॉक्सिमल कर्वेचर, ये मिडल कर्वेचर और ये डिस्टल कर्वेचर। प्रॉक्सिमल कर्वेचर में आपको हार्ट से आने वाली जो ब्लड सर्कुलेशन है पहले दिखेगा। आपने क्या करना है, पूरी तरह से दबाना है और आपको यहाँ हार्ट से पहली बार यहाँ टच आपको लास्ट में दिखेगा। फिर उसके बाद धीरे 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 उसको खोलना है, उंगली को धीरे धीरे करके रिलीज करना है। करिए जरा एक बार प्रयास करिए। मनोज जी आप करिए जरा, इसको दबाया, अपने हाथ को आप करिए, नीचे तक जाइए, बरोबर एक साथ जानी चाहिए, बरोबर जाए। उसके बाद धीरे 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 करके रिलीज करिए। यहां पर हम दोषों को देख रहे हैं, कफ, पित्त और वात। इस उंगली में लगे तो वात, इसमें लगे तो पित्त, इसमें लगे तो कफ। चलिए जरा करिए। दिवाकर वर्मा जी आप मुझे बताइए, इसको करके एकदम दबाइए और धीरे धीरे इसको आप रिलीज करिए, रिलीज करिए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आते 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 सबसे लास्ट में किस उंगली में टच होकर के स्पाइक बंदा हुआ उसको मुझे बताइए। दिवाकर जी बताइए, आपके उंगली में आप नहीं कर पा रहे? दिवाकर जी आप नहीं कर रहे क्या? दिवाकर जी के मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद।
पित्त को हो रहा है सर। अच्छा वो फोन में बैठे, हाँ जी। हाँ, ये जो है ना नीचे तक आपने दबाया, उसके बाद धीरे धीरे करके रिलीज किया। नीचे तक आपने दबाया, उसके बाद धीरे 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 उंगली को रिलीज करते गए और ध्यान देते गए कि किस उंगली के नीचे स्पाइक होते हुए उंगली ऊपर आ रही है। नीचे से ऊपर आना है, बरोबर उंगली है, और ऊपर आते वक्त ध्यान देना है कि इस उंगली के नीचे स्पाइक हो रही है। ध्यान देना है, ऊपर की ओर उंगली को लेके आना है। अरे बहन जी, शीतल जी, यहाँ नहीं, यहाँ पर, यहाँ पर। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं तो ये दिखाने के लिए बता रहा हूँ, करना तो यहाँ पर है ना, वहां पर करिए, यहाँ पर एकदम इसको दबाइए, उसके बाद धीरे 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 करके रिलीज करते जाइए, छोड़ते छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। ये देखिए मेरे कुछ रिंग, मेरे जो है मेरे इंडेक्स फिंगर में आज मुझे थोड़ा सा सिर दर्द हो रही है। सिर दर्द होने का मतलब है मेरे वायु में थोड़ी सी कफ का स्पाइक दिख रहा है। देखता गया मैं, ऊपर ये उंगली आ रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। अब मेरे यहाँ वायु के इंडेक्स फिंगर में स्पाइक होकर के बाद में बंद हो गया। फिर मैं वहीं पर चला गया जहां पर वो बंद हुआ था। फिर मैंने देखा मेरे इंडेक्स फिंगर में, यानी जहां पर मैं वायु को देखूंगा तर्जनी उंगली के बिल्कुल प्राण प्राण वायु की जगह में, वहां पर हम कल परसों बात करेंगे, वहां पर अभी मेरे कफ का स्पाइक हो रही है। प्राण यानी कि मेरे हृदय से मस्तिष्क के बीच में विचरण करता है, वहां पर कफ स्पाइक हो रही है। इसका मतलब मेरे सिर में अभी क्या है, एक तो सर्दी भी है, ऐसे कुछ मैंने खा लिया था कल परसों कुछ पकवान, उसके वजह से मेरे सिर में अभी दर्द हो रही है, कफ बढ़ गया, मेरे सिर में कफ ज्यादा बन गया, उसकी वजह से मुझे दर्द हो रही है। आपके सामने अपना भी है सर। सर दर्द वायु के कारण भी होता है। हाँ जी, दर्द वायु के कारण भी तो होता है सर। हाँ दर्द वायु से ही होता है, लेकिन जब आवरण होता है तो दर्द होता है ना। सर दोष वात और कफ दुष्य दोनों में दोष दुष्य सम्मूर्षणम से व्याधि, उसके ऊपर हम कल बात करेंगे। हाँ जी, जसवीर जी क्या कह रहे? आपके ऑडियो, हाँ ऑडियो खोलिए। हाँ जी बोलिए, जसवीर जी क्या कह रहे? सिर दर्द तो पित्त के कारण होता है सर जी। जो जहां पर भी सर दर्द होती है ना, दर्द में वायु का प्रभाव होता है। पित्त जलन देता है, वात दर्द देता है, और कफ स्टेपनेस देता है। जसवीर सर, गुरुजी मेरे सवाल है कि जैसे कि सपोज मेरा वायु का स्पाइक दिख रहा है, हाँ तो उसके अलावा ना मैं वायु वाली जैसे इंडेक्स में वायु आ रहा मेरा इंडेक्स फिंगर जो टच हाँ? होता है मेरी आइडिया रखी वाट को तुम्हें ना वाट में आ रहा मतलब, तो हमें और पे भी जाते ना पित्त और कफ वाली उंगली पे भी हमें आपके आवाज एकदम नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज नहीं सुनाई दे रही है। चलिए आपसे हम बाद में बात कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। अभी आप लोग ये क्लास के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी आपने बताना है वो वहां पर कमेंट बॉक्स में लिख करके छोड़ दीजिएगा, मुझे यहाँ पर समझ में आएगा। समझ में आया? बता रहा है। हाँ जी, पित्त बता रहा है। हाँ पित्त बता रहा है। इसका मतलब है कि यह जो पित्त है आपका दोष है। पित्त क्या है? ये आपको जो सुपरफिशियल में जो पित्त जो दिख रहा है वो क्या है? वो इस वक्त का दोष है, इस वक्त का दोष है वो, अभी का अभी का है वो अभी का है। इस वक्त व्यक्ति में क्या चल रहा है, सुबह का कुछ और भी हो सकता है ना। अभी रोगी के शरीर में क्या चल रहा है उसे हम सुपरफिशियल में देखेंगे। जहां पर ऊपर जाकर के आपका स्पाइक बंद हुआ है, जिस उंगली में बंद हुआ, अजय जी आप कृपया बंद करिएगा। जिस उंगली में बंद होगा, जिस उंगली के नीचे स्पाइक बंद हो रहा था, नोट करना है कि इसका अभी वह दोष बढ़ा हुआ है। तो बेसिकली आज हमने ये समझना था कफ पित्त और वात, इनको हम किस तरह से यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, एक सेकंड यहाँ मुझे पर मैं पूछ रहा था ना उस समय, हाँ जी, मैंने कहा कि एक उंगली पे हमें जैसे दोष मालूम पड़ गया, तो हाँ। अन्य उंगलियों पे भी हमें नोटिस करना है क्या? जैसे कि वात वाली पे पता लग गया मैं स्पाइक हो रहा है, तो पित्त और कफ पे भी हमें वो करना है, नोटिस करना है, क्यों नहीं करना है। तीन उंगली में देखना है किस उंगली के नीचे जब वो लग रहा था ना, ऊपर खींच रहे थे, तो किसी का क्या होता है कि कफ और वात में स्पाइक, मेरा अक्सर ऐसा ही होता है, कफ वात में दिखता है।
लेकिन आज मुझे कफ में कम दिखा और वात ही अंतिम में दिख करके बंदा हो गया। ठीक है गुरुजी। ऊपर जाते वक्त वही है, एक द्वेषज, दुई दोषज, त्रिदोष व्याधि बोलते हैं। आपके शरीर में, रोगी के शरीर में कफ पित्त है, अकेला कफ है, अकेला पित्त, अकेला वात है, कफ पित्त के साथ मिला हुआ है, द्वि दोष व्याधि है, त्रिदोषज व्याधि है। वो सारे आयुर्वेदिक विषय है ना, तो उसके ऊपर भी देखना है। ऊपर की ओर आप उठा रहे थे, उठाते उठाते आपके अंतिम में कफ और वात के नीचे स्पाइक होते हुए बंदा हो गया, ऊपर तक गए, अब स्पाइक लगना बंदा हो गया। इसका मतलब द्विदोषज व्याधि है। कफ और वात से संबंधित पीड़ा से लेकर के व्यक्ति मेरे पास आया है। इसके शरीर में किस क्या समस्या है? इसके शरीर में अग्नि की कमी है। इलाज क्या दिया जाए? इलाज उस व्यक्ति को अग्निवर्धक चिकित्सा करनी चाहिए। जो दोष घटा है उसको बढ़ाना है ना? समदोष समाग्नि से समधातु मल क्रिया। दोष सम करना है शरीर में। जब दोष जब सम अवस्था में होता है तो वह व्यक्ति क्या होता है? वो स्वस्थ होता है। स्वस्थ इत्य विधीयते, स्वस्थ स्वस्थ इति विधीयते। तो समदोष, दोष सम अवस्था में नहीं है क्योंकि उसका पित्त ऊपर नहीं आ रहा है। नहीं तो बरोबर ऊपर आते वक्त 3 उंगली के नीचे बरोबर स्पाइक होना चाहिए था, तीनों में बरोबर लगते हुए ऊपर जाना चाहिए था। यहां लगते लगते ऊपर स्पाइक देखते देखते मैंने क्या देखा? मिडिल फिंगर में तो स्पाइक ही नहीं लग रहा था ऊपर, अकेला रिंग और इंडेक्स फिंगर में लग रहा था। इसका मतलब क्या समझ में आनी चाहिए? इसका मतलब ये समझ में आनी चाहिए कि यहाँ द्विदोष व्याधि है, वात और कफ बड़ा है और पित्त की कमजोरी है। इलाज क्या करे? वात पित्त को नहीं छेड़ना है हमें, सिर्फ हमें क्या करना है? उसके अग्निवर्धक चिकित्सा करनी है। अग्नि जब बढ़ेगा तो अपने आप ये अग्नि में थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर आप उंगली को देखोगे तो फिर 3 दोष। हाँ जी, हाँ जी, कुछ कह रहे थे? तो 3 दोष यही है। हाँ जी सर, लवण और अम्ल और मधुराम्ल लवण। सर हाँ, अम्ल और लवण रस देंगे। अम्ल और लवण रस कफ को बढ़ाता है। अम्ल लवण कटु देंगे ना सर, अम्ल लवण कटु देंगे। हाँ, जो कटु देंगे ना, कटु देंगे, अम्ल लवण कटु देंगे। हाँ जी ठीक है। तो इस तरह से इसके यहाँ पे जन्म प्रकृति को नहीं देखना है ना। जन्म प्रकृति में तो हम जाएंगे, अभी तो हमें सिर्फ ऊपर के दोष को देख रहे हैं ना। हमें जन्म प्रकृति तक अभी हम कहाँ पहुंचे? अभी तो वहां उस टॉपिक में हम पहुंचे नहीं है ना। अभी हमने बस इतना देखना है, अभी हम बस दोषों को समझ रहे। अभी हमने क्या किया? कफ पित्त और वात, इसको कैसे चेक करना है, रोगी आएगा किस परिस्थिति से आएगा, उसको कैसे उंगली रखना है। और उसके बाद हमने सुपरफिशियल से ऊपर आकर के, कुमार पाल जी तो पहले सारे क्लास ले चुके, इसलिए आप जन्म प्रकृति कह रहे हैं, लेकिन यह नए स्टूडेंट है तो उनको स्टेप बाय स्टेप हमें समझाना होगा। तो आज हमने सिर्फ इतना चीज समझना है कि उस व्यक्ति के सबसे पहले हमने नीचे जाना है, उसके बाद ऊपर धीरे धीरे। पिछले बार लोगों ने कहा सर हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, इसीलिए इस बार मैं थोड़ा सरल करके आपको समझा रहा हूं। तो अब ये बताइए कि अभी हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम है। अब किस किस को यहाँ क्या क्या समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया जरा बताइए। इसको ना एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर दो एक बार। किसको रिपीट करें? इसको जैसे कि नीचे तक गए और धीरे धीरे ऊपर तक आए 2-3 बार, जो भी है। हाँ, सामुंच मुंच आलमिति। आप सभी लोग फिर से ध्यान से सुनना, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं, मैंने कोई बड़ी बात तो यहाँ बताया ही नहीं है। आपने एक ही चीज करना है कि रोगी की उंगली, उसको कलाई को कैसे पकड़ना मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, उंगली को कैसे रखना, ये नाखून जो है बरोबर नीचे स्पर्श होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली, वो आपको समझ में आया। उसके बाद आपने धीरे धीरे करके नीचे दबाना है वहां तक जहां तक स्पाइक बंद हो रहा था। जब स्पाइक बंद हो जाए थोड़ी देर रुक करके फिर धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उसको अपने उंगली को रिलीज करना है। तब तक करना है जब तक आपके उंगली के नीचे कहीं स्पाइक बंद हो जाए। अब वहां हमें एक ही चीज देखना है कि किस उंगली के नीचे स्पाइक बंद हो गया था। अगर इंडेक्स के नीचे बंद हुआ यहाँ लगते हुए, तो क्या समझना चाहिए?
यह आदमी अभी वायु से संबंधित व्याधि को लेके आया है। अगर मिडल में स्पाइक लग रहा है, लगते हुए बंधा हुआ है, तो समझना चाहिए कि यहाँ पर पित्त से संबंधित व्याधि को लेके आया है। अगर इस अंगुली रिंग के अंदर अगर आपको लगते हुए ऊपर बंधा हो गया, तो समझना चाहिए कि यह कफ से संबंधित व्याधि को लेके आया है। अब इसके ब्रांचेस से पता चलेगा कि कफ के कौन सा रोग, वो हम ऑर्गन पल्स में जाके समझेंगे। बस अभी आज के क्लास में आप लोग इतना समझ लो कि यहाँ इस रिंग का मतलब है कफ, मिडिल का मतलब है पित्त और इंडेक्स का मतलब है वात। ये ऊपर जो हमने देखा वो अभी सुपरफिशियली अभी हमने देखा, यानी कि स्किन के सबसे ऊपर वाले भाग में, नाड़ी के सबसे ऊपर वाले भाग में। समझ में आया? और वो जो है अभी इस वक्त रोगी के जो कुछ आहार विहार जन्य व्यवहारों से स्वतंत्र दोष प्रकोप और परतंत्र दोष प्रकोप कह करके आयुर्वेद बताता है। तो वो स्वतंत्र व्यवहारों से ये दोष बड़ा है या परतंत्र व्यवहार से दोष ये समस्या बड़ा है, कल इसके ऊपर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हमने ये समझा कि जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है अभी, वो किसी कारणवश रोगी के शरीर में मेरे पास आया है, क्योंकि रोगी रोगग्रस्त होके ही आया है ना मेरे पास। वो किस रोग से पीड़ित होकर के मेरे पास आया है, वो चीज मुझे अभी इस उंगली में दिखाई दिया। अब वो रोग होने का कारण क्या है, वो रोग के कौन से ब्रांचेज है, उस दोष के कौन सा ब्रांचेज है। भाई बता तो दिया कि वायु है। अब वायु के बहुत सारे व्यवहार है, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, 5 तरह के वायु है। प्राण वायु का अलग काम है, व्यान वायु का अलग काम है, अपान वायु का अलग काम है। आपको जब उसने बताया कि यहाँ मुझे वायु में स्पाइक दिख रहा है, तो अब आप फिर क्या करेंगे वहां, उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि सब दोष को देखने के लिए जाएंगे। वो बाद में हम सीखेंगे उसको। आज हमने बस इतना समझ लिया है कि दोषों को हमने कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। मोहन कुमार साहू जी, समझ में आया आपको? जसवीर सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे। जसवीर सिंह जी, आप जरा ऑडियो को खोलिए। आप कह रहे थे जलन। देखो ऐसा है कि कोई भी जो व्याधि होता है वो किसी भी दोषों के वजह से हो सकता है। इसीलिए तो हम कहते एक तो आवाज जो है ना आपका कट रही है। हमेशा बहुधा ऐसा होता है। हाँ जी, सुपरफिशियल में वात ही दिख रहा था, वात वाले उंगली में, इंडेक्स फिंगर में जी। लेकिन उसके इधर क्या बोलते हैं, जो पित्त का स्थान होता है ना, उस तरफ वो क्लिक कर रहा था। उस तरफ वो क्लिक कर रहा था पित्त वाले स्थान में? हाँ जी। आप क्या मतलब कि आप वात पुशिंग पित्त कह रहे हो क्या? जी जी जी, जो वात वाले उंगली में उस तरफ को हल्का हल्का लग रहा था, एकदम सुपरफिशियल। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर आपको बाद में समझ में आएगा ये क्या चीज है, वात पुशिंग पित्त, ये क्या चीज है। वो एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट है, अगर हम बीच में ही फटका मारेंगे तो लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। एक एक करके हम उसको समझते हुए जाएंगे। ओके, आपने बहुत अच्छा तार छेड़ा आपने, वात पुशिंग पित्त, इसका बहुत बड़ा रीजन होता है, इसको समझने का भी बहुत बड़ा है ये। तो आपने कहा कि वायु के जो उंगली है इंडेक्स फिंगर में स्पाइक हुआ, और वो जो स्पाइक है वो मिडिल फिंगर की ओर कर रहा था, है ना, ऐसा करके? जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप उसको अभी आपने समझना है। अब यहाँ से हमारा चरक संहिता का क्लास शुरू हो जाएगा। जिन्होंने चरक को समझना है कृपया वो क्लास में रहे। डॉक्टर योगेश जी का मैं स्वागत करूंगा, वो आकर के इससे आगे का जो क्लासेस है, जो बातें हैं चरक की संबंधित जो विषय है, जो विषय वस्तु जो बातें हैं उसको रखें। नमस्कार डॉक्टर योगेश सर जी। हाँ जी, कैसे हो पंडित जी? ठीक है, सब बढ़िया? जी जी, प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी। और सब ठीक है, बढ़िया है? प्रणाम सर, प्रणाम सर प्रणाम। थैंक यू जी।